बच्चे गोले गलत भर देते हैं। बहुत के साथ हुआ है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हमारे भी नंबर कम आते थे जी। उनके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे पहले आपका चयन नहीं हुआ, निकाल दिया था कड़ी सहायक 746 का, मतलब पहले पेपर में ही आपको सक्सेस मिल गई थी। हाँ जी। तो हमारा दोबारा मौका मिला तो मैंने सोच लिया था कि मुझे इसमें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। तो आज से हम लोग एक नए शो की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो है राज्य स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं होती है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं उनसे हम लोग आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। तो हमारी यहाँ पर टॉपर्स टॉक सीरीज शुरू होने वाली है। तो इसी तौर पर आज हमारे पहले गेस्ट है जो धीरज गोसाई। हाल ही में वीडियो वीपीडीओ एग्जाम जो हुआ था आपका, जिसे स्नातक स्तरीय एग्जाम कहा जा रहा है, इस एग्जाम में धीरज गोसाई ने अपनी तीसरी रैंक प्राप्त करी। तो यहाँ पर आज हम धीरज गोसाई से जानेंगे क्या उनका स्टडी प्लान रहा, किस तरीके से उन्होंने जो अपने सफ़र है इसको शुरू करा और आज यहाँ पर इतने बड़ी परीक्षा में जो सबसे चर्चित प्लस सबसे बड़ी परीक्षा थी उसमें रैंक 3 हासिल करी। तो धीरज गोसाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद मुकुल भाई। धीरज भाई, आप सबसे पहले तो आपका नाम सब जान चुके हैं, धीरज गोसाई। आप बताएंगे कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं पौड़ी गढ़वाल के पाबू विकासखंड से हूँ। पौड़ी पाबू विकासखंड से है। तो जो आपकी प्रारंभिक परीक्षाएं जो आपका शुरू हुई वो कहाँ से हुई? मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई गांव से ही की थी। ठीक। राजकीय इंटर कॉलेज चंपेश्वर से जी। और उसके बाद जो इंटरमीडिएट तक की जो पढ़ाई है वो मैंने यहीं देहरादून से की, आर्य इंटर कॉलेज से। ठीक है। और अपना ग्रेजुएशन मैंने यहीं SJR PG कॉलेज देहरादून से की थी। यहाँ से मैंने BSc में स्नातक किया था जी। मेरा विषय PCM था। ठीक। तो धीरज, आपको जो ये सरकारी नौकरी में, जैसे कि आपने बताया आपने BSc PCM में किया है, गवर्नमेंट जॉब में आने का आपको इस कहाँ से गाइडेंस मिली? मतलब किस तरफ से आपको पता लगा कि गवर्नमेंट जॉब की मुझे प्रिपरेशन करनी है? जब मैं अपने 3rd सेमेस्टर में था तब से मैंने थोड़ी बहुत पढ़ शुरू कर लिया था इसकी तरफ जी। लेकिन मैं 2020 के बाद प्रॉपर तैयारी में आ गया था इसकी गवर्नमेंट जॉब की। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको गाइडेंस कहाँ से मिली? मुझे मेरी सिस्टर से गाइडेंस मिली थी जी, क्योंकि वो भी समय तैयारी करती थी जी। तो उनका भी हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय में चयन हुआ है, तो उन्होंने मुझे उन्होंने गाइडेंस किया मुझे। मतलब आपकी दीदी की गाइडेंस में आपने जो अपनी तैयारी करी, तो आपने शुरुआत कोचिंग के साथ की थी या सेल्फ स्टडी आपका रहा था? मैंने पहले एजुकेशन अकेडमी में कोचिंग लगाई थी अपनी, मैंने वहाँ से प्रारंभ किया था अपनी तैयारी। ठीक ठीक। फिर धीरे धीरे मतलब फिर जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन की, ठीक। फिर प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हो गया है, फिर एजुकेशन की प्रैक्टिस सेट हो गया, या 2-3 कोचिंग हो गए, वहीं से मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया जी। फिर धीरे धीरे बाद में मैंने खुद ही अपनी तैयारी का सेल्फ स्टडी से की थी। अच्छा, मतलब आपकी जो तैयारी रही आपने कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी करी। आपका शेड्यूल क्या रहता था पढ़ने का? जैसे तो रैंक 3 लाना आप अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसा कि हमने देखा लगभग 3.5 लाख लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया था पहली बार में, और उसके बाद ये परीक्षा जो है रद्द हो गई थी। इससे पहले आपका चयन हुआ था इस परीक्षा में? नहीं, पहली वाली जब परीक्षा हुई तो उसमें मेरा चयन नहीं हुआ था, उसमें कुछ नंबर से रह गया था। कितने नंबर बने थे उसमें आपके? उसमें मेरे 73 के समथिंग नंबर थे। 73 मेरिट 75 गई थी। तो आप जैसे कि आपको पता ही था लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था 75 उसमें जनरल की कट ऑफ गई थी और काफ़ी विवादित वो एग्ज़ाम रहा था, आपको पता ही है। बहुत सारी नकलची उसमें पकड़े गए थे। उसी के बाद जब री एग्ज़ाम हुआ तो धीरज गोसाई हमारे सामने बैठे हैं, रैंक 3 हासिल इन्होंने करी है। तो धीरज भाई, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये क्यूरियोसिटी रहती है कि तैयारी कैसे करें। देखिए, रैंक 3 आना अपने आप में एक अचीवमेंट है। क्या आपने रैंक के बारे में कभी सोचा था कि इतने क्लोज आप पहुंचेंगे? नहीं, इतना तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक ठीक। तो जैसा कि हमें पता है धीरज के बारे में, धीरज को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, इन्होंने जितने 2020 से तैयारी करी उसके बाद से राज्य में जितनी परीक्षाएं हुई, जितनी इन द सेंस, शायद धीरज से ही हम आपको बता देते कौन कौन सी परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण करी, एक बार आप दर्शकों को बताएंगे? मैंने सबसे पहले खंड सहायक 746 वाली, वहाँ आपका चयन हुआ 2021 में हुई थी जो। वहाँ आपकी रैंक क्या थी? वहाँ मेरी ओपन में 73 थी। अच्छा, मतलब बहुत अच्छी रैंक थी वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद सचिवालय रक्षक जो लीक हुआ था, दोबारा से हुआ था। अच्छा, सिलेक्शन हुआ था सचिवालय रक्षक में भी। ठीक। उसमें मेरी 11वीं रैंक थी। अच्छा, 11वीं रैंक थी। उसके बाद ARO का प्री भी निकला था। हाँ। लोअर PCS का प्री भी निकला था मेरा। ठीक। और अपर PCS का प्री भी निकला है मेरा। ठीक, अपर PCS प्री निकला है। उसके बाद शायद पटवारी में आपका चयन हुआ। हाँ जी, उसमें 6वीं रैंक थी मेरी, लेखपाल देहरादून से, उसमें मेरी 6वीं रैंक थी। अच्छा, देहरादून से आपकी 6वीं रैंक थी।
उसके बाद आपका जब ये स्नातक स्तरीय में हुआ तो लगातार आपने जितने भी एग्ज़ाम निकाले, तो फिलहाल जो हम देख रहे हैं आप शायद इसी एग्ज़ाम में जाएंगे जो आपकी जहाँ रैंक 3 आई है, शायद यहाँ पर संभवतः आपको 4200 ग्रेड पे मिल ही जाएगा। तो धीरज, अपनी स्ट्रेटेजी आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो देख रहे हैं वीडियो तो उनकी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि किस प्रकार से कोचिंग की जाए, कौन कौन सी ग्रुप प्रीफर की जाए, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, किस तरीके से स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए कि उसका सिलेक्शन हो जाए। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आप शेयर करेंगे। जैसे ग्रुप सी का सिलेबस जैसे छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक। आपको जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में मैं कहूँ तो अधिकतर बच्चे परीक्षा वाणी से तैयारी करते हैं जी, जो मतलब बहुत अच्छी बुक है उत्तराखंड रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक। इसके अलावा आपको अगर गहन अध्ययन करना है तो अजय रावत इतिहास के संबंध में बहुत अच्छी बुक है जी। उसके अतिरिक्त जैसे बलोदी हो गई जी, बिनसर हो गई, ठीक। ये उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी बुकें हैं। और हिंदी में आप जैसे लूसेंट हो गई हिंदी की जी, और हरदीप बहारी, ये भी बहुत अच्छी बुक है जी, बच्चों के लिए। और जीएस तो जीएस अपने आप में बहुत व्यापक उसका वो होता है, सिलेबस होता है। जी, जी, तो उसके लिए जैसे बहुत सारी बुकें हैं, जैसे दृष्टि पब्लिकेशन की बुकें आती हैं, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा होती है, भाषा शैली बहुत अच्छी होती है जी। उसके अतिरिक्त मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपका स्पेक्ट्रम की बहुत अच्छी बुक है। जी, उसके अलावा एक लूसेंट की बुक भी आती है, वो भी अच्छी बुक है। जी, जैसे लूसेंट की बुक है वो तो लगभग सारे सब्जेक्टों को कवर कर देती है। जी। इकोनॉमी आपने कहाँ से पढ़ी? क्योंकि दरअसल इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अमूमन लोग छोड़कर चलते हैं, इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो आपने कैसे कवर करा? इकोनॉमिक्स में मैंने यहीं कोचिंग लगाई थी तो वहाँ सर से इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। अच्छा। तो अपने नोट से पढ़ी थी मैंने। अच्छा, अपने नोट से पढ़ी इकोनॉमिक्स। थी। ठीक। इसके अलावा हम देखते हैं ग्रुप सी में क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, भले ही सिलेबस ज़्यादा नहीं है लेकिन वास्ट है, इसमें चाहे करंट अफेयर हो, उनका वेटेज बहुत कम रहता है, तो करंट अफेयर वगैरह भी आप पढ़ते थे? करंट अफेयर तो मैं ऑनलाइन माध्यम से ही करता था, जैसे यूट्यूब में वीडियो देख लिया या फिर ठीक। ऑनलाइन जो अदर प्लेटफॉर्म है वहाँ से मैं करंट अफेयर नोट कर लेता था। इसके लिए जैसे बिनसर की ईयरली बुक आती है, वहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आते करंट के। जी। और कंप्यूटर वगैरह आप कहाँ से कवर करते थे? कंप्यूटर की लूसेंट से किया था मैंने कवर। अच्छा, लूसेंट और अरिहंत से एक और बुक है कंप्यूटर की, अच्छी बुक है। जी। और रीजनिंग वगैरह आपने कहाँ से प्रिपेयर करी? रीजनिंग तो ठीक थी मेरी, पहले से मैथ में अच्छा, पीसीएम बैकग्राउंड से आप रहे हैं तो रीजनिंग आपकी इसमें दिक्कत नहीं आई। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब कि तैयारी के दौरान आपको भी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन आए होंगे, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगा कि यहाँ थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, इस पर मुझे काम करना है, और किस तरीके से आपने उस पर अपनी पकड़ बनाई? थोड़ा जैसे कंप्यूटर में थोड़ा लगता था मुझे कि ये थोड़ा हार्ड हो गया है, तो उसके लिए मैंने उसको मतलब प्रॉपर टाइम दिया। जी। और जैसे इकोनॉमिक्स आप बोल रहे हैं, बच्चों को थोड़ा मुश्किल होती है उसको करने में, उसको मतलब टाइम देना पड़ता है आपको। तो उसको आपने कैसे कवर अप किया इकोनॉमी? आपने अच्छा नोट्स के थ्रू बताया, जो मेरे नोट्स थे खुद के, उसके थ्रू मैंने उसको कवर किया। इसके अलावा आपका शेड्यूल कैसा रहता था? मतलब हमने देखा है अमूमन लाइब्रेरी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धीरज गोसाई भी भले ही पाबो से हो, लेकिन तैयारी जो धीरज गोसाई ने करी अपनी देहरादून से ही करी है, हमारे आसपास ही हम लोग धीरज गोसाई को जानते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है प्रचलन बहुत ज़्यादा है कि लाइब्रेरी जाने का। आप देखते हैं बच्चे सुबह से लाइब्रेरी जाते हैं शाम तक, अब तो शायद पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में प्रचलन चल चुका है लाइब्रेरी जाने का। तो आपका क्या शेड्यूल रहता था सुबह से? मैं खुद, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, मैं सुबह 8 या 9 बजे लाइब्रेरी आ जाता था। हाँ। और शाम को 7 बजे तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। उसके बाद फिर जैसे घर में थोड़ा बहुत रात 11 या 12 बजे तक जितना हो सकता था उतना पढ़ता था। और फिर ऐसे यही शेड्यूल था, ज़्यादा वो नहीं, लगभग ये 7 या 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है। मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है एग्ज़ाम में? क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मॉक टेस्ट दें ना दें, वहाँ पर नंबर नहीं आते हैं बच्चों का, उनका मोरल डाउन रहता है। मतलब अक्सर आपने देखा होगा, क्योंकि आप एक रैंक 3 तक आए तो आपका सफ़र भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहा होगा, तो कभी आपने भी मॉक दिए होंगे, नंबर कम ज़्यादा बड़े होंगे, तो वहाँ पर आपका क्या ख्याल है कि बिना मॉक टेस्ट दिए भी हो सकता है या देना चाहिए? किस तरीके से मतलब एक आइडियल स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए? वैसे मॉक टेस्ट तो देना चाहिए, इससे कुछ नुकसान तो होता नहीं है, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। जी। मैंने क्योंकि खुद मॉक टेस्ट दिए हैं, कई बार हमारे भी नंबर कम आते थे जी, कई बार ज़्यादा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है उसको झेलने की आपको यहाँ से आदत बन जाती है।
ठीक। तो एग्ज़ाम हॉल का जो आपने प्रेशर की बात करी, काफ़ी अच्छी आपने बात निकाली। ये प्रेशर को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं बहुत कुछ आता है उन्हें, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर उनका आता है, बट क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में उनका जो स्कोर होता है वो मतलब उस हिसाब से नहीं आ पाता जैसे उनकी तैयारी रहती है। तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए ये है ना कि अगर आप जब पेपर देने जाते हैं तो आपको पहले तो खुद ही तैयार होकर जाना पड़ता है अपनी तरफ से जी। वहाँ पे जाके जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं जी। तो उसको शांत मन से पढ़ना चाहिए, हबड़ तबड़ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप गलत पढ़ देते हैं और गलत पढ़ने के चक्कर में आप उसका आंसर गलत दे देते हैं। हाँ, मतलब होता है ना, गोले गलत भर देते हैं। गोले वाला बहुत बच्चे गोले गलत भर देते हैं। बहुत के साथ हुआ है, आ- कई बार मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, आपके साथ ही मतलब हुआ है, ठीक है। ये मतलब आप देख सकते हैं रैंक 3 जिनकी आई है उनका भी ये मानना है कि गोले गलत भरे जाते हैं, पर इनका जो कहना है यहाँ पर बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि खुद में विश्वास होना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। ठीक, जितने भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी देख रहे हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरीके से टॉपर से मिलने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वन लाइनर जब हमने देखा है कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वन लाइनर के पीछे भागते हैं। वो लोग जैसा आजकल हमने देखा, वीडियो का पेपर आपने दिया, सभी ने देखा, पेपर की शैली थोड़ा अलग थी, सिलेबस बच्चों का कहना था। आपके नज़रिए से वो पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, किस तरीके का वो पेपर था, कैसे उसकी तैयारी की जाए? जैसे आपने पूछा था कि वीडियो का जो पेपर था, हाँ उसका थोड़ा जो लेवल था थोड़ा सा टफ था, थोड़ा लेंथी पेपर था, लेकिन पेपर अच्छा था। वैसे ऐसे ही पेपर बनाने चाहिए। मतलब पेपर अच्छा था? अच्छा था पेपर, ऐसे पेपर बनाने चाहिए ताकि जो पुराना बच्चा है वो उसको कर सके। यहाँ से आपकी मतलब आगे क्या प्लानिंग है? जैसे आपने यहाँ पर चयन ले लिया, अब आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे आरओ एआरओ हो या लोअर पीसीएस का, दोबारा से आपको मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, मतलब नई विज्ञप्ति आने वाली है अपर पीसीएस, तो क्या धीरज गोसाई यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुके हैं कि आगे भी तैयारी जारी रखेंगे? नहीं, हम आगे की तैयारी जारी रखेंगे। जैसे अपर पीसीएस हो गया, उसकी तैयारी भी जारी रखूँगा मैं। ठीक, मतलब अपर पीसीएस की आप तैयारी करेंगे। और जितने भी नए छात्र देख रहे हैं ये मैसेज, ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, तमाम उत्तराखंड से वीडियो देखा जा रहा है, शायद बाहर से भी लोग देख रहे हो, तो कोई नया स्टूडेंट अगर तैयारी में आ रहा हो तो उसके लिए आपका एक संदेश क्या रहेगा? मतलब आप एज अ टॉपर, एज अ स्टूडेंट क्या संदेश देना चाहेंगे किसी भी जो बिगिनर है उसको? जो जैसे उसके पास जो सक्षम है, जितना जो सक्षम माध्यम है, जैसे ऑनलाइन हो गया या ऑफलाइन माध्यम, जिससे भी वो तैयारी कर सकते हैं, उससे अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। जैसे अगर कोई प्रैक्टिस सेट लगा सकता है या कोचिंग ले सकते हैं तो उसको लेनी चाहिए। या जो दूर दराज के बच्चे जैसे पहाड़ों में हो गए, जहाँ उनको कोचिंग उपलब्ध नहीं हो पाती। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए आजकल बहुत सारे माध्यम है, जैसे ऑनलाइन माध्यम हो गए, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन ऐप आते हैं, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं जी। और भी अन्य बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ से वो कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा, सेल्फ स्टडी मतलब कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है किसी भी तरीके से बस तैयारी का एक संकल्प होना चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए इस नौकरी का, वो तैयारी कर सकता है। ठीक, बिल्कुल। धीरज गोसाई, थोड़ा एक चीज़ मिसिंग हो गई थी। आप जो आज आपका पेपर निकला है, आपकी तैयारी लगभग कितने साल की रही, कब से आपने तैयारी करी और कितना टाइम आपको लगा कि यहाँ तक पहुँचने में? वैसे तो मैं लगभग जब 2019 में था, सेकेंड ईयर में था, तब से मैं इधर तैयारी की तरफ मेरा रुझान हो चुका था। लेकिन 2020 में जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, उस समय मैं प्रॉपर तैयारी में आ चुका था। तो उसके बाद 2021 में मैंने अपना पहला पेपर निकाल दिया था, गणित सहायक 746 का। मतलब पहले पेपर में ही आपको सक्सेस मिल गई थी? हाँ जी, ये ग्रुप सी का, इससे पहले मैंने एक बार फॉरेस्ट गार्ड का दिया था, लेकिन उसमें नहीं हुआ था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक, मतलब एक फेलियर आपने देखा, उसके बाद निरंतर आपके एग्जाम निकलते रहे। तो धीरज गोसाई जो कि काफ़ी शर्मीले मिजाज के हैं, जब हमने इनके इंटरव्यू लेने की बात कही तो धीरज गोसाई थोड़ा सा कैमरे के आगे आने से हिचकिचा रहे थे। तो दरअसल ऐसे लोगों से ही मिलाना हमारा मकसद है, क्योंकि धीरज गोसाई अपने आप में एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। तमाम जहाँ से ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल है। काफ़ी लोग जो होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, 4-4, 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं नहीं निकल रही हैं, पर वहीं पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है धीरज गोसाई, जिन्होंने मात्र 3 साल के अंदर, देखिए 2020 से तैयारी करना शुरू करी और उसके बाद 21 में पेपर निकाला और निरंतर जो है लगातार पेपर निकाल रहे हैं और जो रैंक है वो सुधार कर रहे हैं। देखिए लेखपाल इन्होंने निकाला, 6वीं रैंक देहरादून से हासिल करी और उसके बाद वीडियो में इन्होंने 3री रैंक हासिल करी। तो धीरज गोसाई एक कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है। तो धीरज भाई, कोई एक खास चीज़, जो मूल मंत्र आपका, क्या मूल मंत्र है कि जो आप सारी परीक्षाएं निकालते हैं? देखिए, आपको निरंतर तैयारी पे जुटे रहना चाहिए। एक कहावत है, संस्कृत का एक श्लोक है, ये करत करत अभ्यास ते जड़मत हुए सुजान, रसरी आवत जाते सील पर पड़त निशान।
तो यह है कि जब आप बार बार प्रयास करते हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। कहते हैं कि आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो कभी ना कभी आपको फल तो ज़रूर दे के जाएगा। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता। जैसे परीक्षा वाणी की बुक है एक, उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, बच्चों को याद नहीं होते, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको निरंतर पढ़ते रहिए, बार बार उसको पढ़ते रहिए। एक महीने में कम से कम 2 या 3 बार उस बुक को ख़त्म करके फिर दोबारा रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए। आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पूरी बुक कंठस्थ याद हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल, ये बात सही कही आपने, मतलब अभ्यास करने से ही। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने धीरज यहाँ पर कही। धीरज के बारे में हमने सुना है इनके मित्रों से भी और हमने भी देखा है देहरादून में तमाम कोचिंग सेंटरों में अक्सर क्विज हुआ करती है, चाहे वो पैसों की हो या फिर कहीं और जो संस्थान है यहाँ पर, नाम मैं किसी का लूँगा नहीं यहाँ पर, तो बहुत सारे संस्थानों में क्विज होती है। तो वहाँ पर कहीं 5,000 प्राइज़ होता है, कहीं 10,000 होता है, वो अलग अलग ओकेशंस पर होती है, कभी 26 जनवरी, कभी 9 नवंबर। तो वहाँ पर धीरज गोसाई जाते हैं और वर्चस्व अपना लहरा कर आते हैं। हमने इनके बारे में पता करा, लगभग एक टाइम ऐसा था कि हर कोचिंग संस्थान में धीरज जोशी 1, 2, 3 स्थान पर रहते थे और बहुत ज़्यादा इन्होंने प्राइज़ भी जीते अपने नॉलेज के दम पर। तो वो आप उस माहौल को कैसे देखते हैं कि बहुत से बच्चे जाते नहीं हैं वहाँ पर, या फिर कोई जाता है तो वो घबराता है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? देखिए है कि हमें चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, जहाँ भी क्विज होती है हमें जाना चाहिए। मैंने लगभग हर क्विज में पार्टिसिपेट किया है और लगभग हर क्विज में पार्टिसिपेट किया है और जितनी भी क्विज में देने में गया हूँ लगभग हर क्विज में मैं टॉप 10 में रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से टॉप 10 में रहा हूँ। मैंने बहुत सारे पहले भी क्विज दिए हैं जिसमें मेरी टॉप 50 तक रैंक कोई आई नहीं थी। मैंने अपनी फर्स्ट जो क्विज दी थी वो एजुकेशन में एकेडमी में दी थी। उस टाइम पे अमित रावत भाई लोग भी थे, तो उस टाइम पे मेरी जो रैंक थी मुझे टॉप 50 में भी नहीं थी, वो मेरी पहली क्विज थी। तो जब मैंने वहाँ पे देखा था, जब उनको प्राइज बांटा जा रहा था, जैसे अमित रावत वो शायद टॉपर थे उस क्विज के। हाँ जी, उनका भी हाल ही में इसमें भी अच्छी रैंक है। तो मैंने उनको देखा था, तो ऐसे मैंने अपनी सिस्टर भी थी उस क्विज में, तो मैंने पूछा था कि देखो वो टॉप पे है और हम यहाँ हमारी कोई पोजीशन नहीं है। तो मेरी सिस्टर ने मुझे ये कहा था कि उसने उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, फर्स्ट रैंक तक पहुँचने के लिए कितनी बार वो असफल हुआ होगा तब जाके वहाँ पे पहुँचा है। फिर वही चीज़ मैंने अपनी गांठ बांध दी। तो उसके बाद हमने निरंतर क्विज दी। उसके तुरंत दूसरे साल शायद 15 अगस्त को क्विज हुई थी, तो उस क्विज में मैं टॉप 10 में आ गया था और धीरे धीरे वहाँ पे अपने रैंक में सुधार की और मैंने कई बार, लगभग 2 या 3 बार मैंने टॉपर रहा हूँ एजुकेशन एकेडमी में क्विज का। और अदर जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ भी जो क्विज होती हैं वहाँ भी मैंने टॉप किया है बहुत बार। तो मतलब धीरज गोसाई भी यहाँ तक जो सफ़र रहा इनका ऐसा ही नहीं रहा। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोकर उठे, 2-4 किताबें पढ़ी और सिलेक्शन ले लिया या फिर अच्छी रैंक ले आए। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 50 तक उन्होंने देखा, टॉप 50 में नहीं थे। उसके बाद निरंतर वो प्रयास करते रहे। संस्कृत का श्लोक बहुत अच्छा इन्होंने हमें सुनाया, जहाँ इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक अभ्यर्थी जो है सिलेक्शन ले सकता है। और बहुत से धीरज भाई आपको देखने के बाद बहुत से स्टूडेंट उनके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे पहले आपका चयन नहीं हुआ, जब इससे पहले वीडियो का हुआ था और री एग्ज़ाम में जब हुआ तो आपने इतनी अच्छी रैंक मारी। तो मतलब इससे पहले जब अगर मान लीजिए ये एग्ज़ाम रद्द नहीं होता, ये तमाम चीज़ें सामने खुलकर नहीं आती, तो एक वो ठेस आपके मन में भी रहती कि यार मैं वो चीज़ डिज़र्व करता था, मुझे वो चीज़ नहीं मिली। तो ये इस तरीके को आप मतलब कैसे देखते हैं? उसकी तो सच में जब उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो बहुत बुरा लगा था। उसके बाद मैंने तैयारी नहीं छोड़ी, निरंतर तैयारी जारी रखी। उसके बाद मैंने लेखपाल का निकाला, उसमें मेरी 6वीं रैंक थी जी। और जितने भी अदर एग्ज़ाम हुए सब में मैंने निकाला है जी। जब फर्स्ट बार जब वीडियो का पेपर हुआ था तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सभी को दुख होता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता था, हर किसी को दुख होता है, मुझे भी बहुत दुख हुआ था जी। लेकिन मैंने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी, मैंने निरंतर प्रयास किया। हमारा दोबारा मौका मिला तो मैंने सोच लिया था कि मुझे इसमें सिलेक्शन लेना ही है और मैंने रैंक के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मैंने पूरी मेहनत की। मैंने अपना प्रयास नहीं चला, मैंने पूरी मेहनत की और इसमें टॉप 3 में आ गया। तो धीरज गोसाई जो हमारे साथ, इन्होंने आज आपको स्ट्रैटेजी भी बताई। देखिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी एक अंदर से एक मोटिवेशन आ रहा होगा। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगली बार जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस सीट पर आप बैठे हो और मैं आपके साथ ये इंटरव्यू कर रहा हूं कि आपसे पूछूं कि आपके सीक्रेट का क्या राज है। तो इसी दृढ़ संकल्प के साथ आप लोगों को भी तैयारी करनी है, मेहनत करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो।
बाकी आप कहीं से भी ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। धीरज गोसाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद। जितने भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी देख रहे हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरीके से टॉपर से मिलने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जल्दी से आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपना कमेंट जो है नीचे जरूर ड्रॉप कर दीजिए कि जब हम अगली बार कोई भी टॉपर बुलाएं तो उससे आप लोगों के क्या क्वेश्चन रह सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जब भी कोई अगला गेस्ट हमारे साथ आए उससे आप लोगों के द्वारा जो कमेंट करे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को पूछूं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपर के साथ।